सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से स्वागत करती हूँ आप सभी का 10th सिविक्स की क्लास में। आज हम लेसन 1 सत्ता की साझेदारी स्टार्ट करने जा रहे हैं। छोटा लेसन है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें विभिन्न देशों का उदाहरण देकर हमें सत्ता की साझेदारी को समझाने का काम किया गया है। इसमें हम देखेंगे बेल्जियम का उदाहरण कि बेल्जियम में विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते थे, तो उस देश में उनकी वजह से कोई गृह युद्ध की स्थिति ना आए, तो उसके लिए सत्ता की साझेदारी किस रूप में की गई उसके बारे में हम जानेंगे। जो दूसरा देश है वो है श्रीलंका। श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ था और वहाँ पर भी विभिन्न समुदायों के लोग रहते थे, लेकिन वहाँ सत्ता का साझेदारी बेल्जियम की तरह नहीं अपनाई गई, इसीलिए उस देश को गृह युद्ध का सामना करना पड़ा। तो आज हम इन दोनों देशों के ऊपर जानेंगे और उसके बाद एक छोटी सी क्विज़ 5 क्वेश्चन की रखेंगे और आप बच्चे उसका जवाब कमेंट सेक्शन में जाकर दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं लेसन सत्ता की साझेदारी भाग 1। देखिए, जो हम लेसन शुरू करने जा रहे हैं वो है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए, इतना बड़ा देश हमारा भारत, जिसकी आबादी की 130 करोड़ लोग हैं। 130 करोड़ लोगों को संभालने के लिए एक व्यक्ति अकेला काफ़ी नहीं है, या कुछ व्यक्तियों का समूह भी काफ़ी नहीं है। उसके लिए हमें क्या चाहिए कि जो हमारे देश की सत्ता है उसे विभिन्न भागों में बांटा जाए। आज इस लेसन के माध्यम से हम उन सब चीज़ों को ही जानेंगे कि हमारे देश में सत्ता का बंटवारा कैसे किया गया है। तो चलिए देखते हैं लेसन में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सत्ता की साझेदारी लेसन हमें दिया गया सिलेबस में, उसे देने के उद्देश्य क्या है। देखिए, जो सबसे पहला उद्देश्य है, आपको सत्ता की साझेदारी का अर्थ बताना कि सत्ता की साझेदारी होती क्या है। जो दूसरा उद्देश्य है वो भारत में किस तरह से सत्ता की साझेदारी की गई है, या सत्ता का बंटवारा किन किन भागों में किया गया है वो बताना आपको। एक और उद्देश्य है कि विभिन्न देशों का उदाहरण देकर छात्रों को सत्ता की साझेदारी की समझ देना। इस लेसन में हम बेल्जियम, श्रीलंका और जर्मनी के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि वहाँ पर कैसा बंटवारा किया गया है सत्ता का। तो सबसे पहले इस मैप को देखिए आप। ये मैप बेल्जियम देश का है। बेल्जियम, जिसका जो कि यूरोप का एक छोटा सा देश है, इसका क्षेत्रफल जो है वो हमारे हरियाणा के लगभग से भी छोटा है। जो इसकी सीमाएं हैं वो 4 देशों से लगती है: फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग। जो इसकी आबादी है वो 1 करोड़ से थोड़ी सी अधिक है। मतलब जो हमारे हरियाणा की आबादी है वो 2 करोड़ से ऊपर है, लेकिन इसकी आबादी कितनी है? 1 करोड़। हरियाणा की आबादी की आधी है। उसके बाद हम देखते हैं, जो इसकी जातीय बनावट है वो बहुत ही जटिल है। देश की कुल आबादी का 59%, मतलब 59% जो हिस्सा है वो फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। आइए मैप में देखते हैं फ्लेमिश कौन सा है। देखिए, ये जो येलो वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये भाग ये फ्लेमिश है। तो जो देश की 59%, 59% जो आबादी है वो यहाँ रहती है फ्लेमिश इलाके में, और वो क्या बोलते हैं? डच भाषा बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं हम
उस जो 40% लोग हैं वो वेलोनिया इलाके में रहते हैं। वेलोनिया ये रेड वाला एरिया है, और ये लोग क्या बोलते हैं? फ्रेंच। देखिए जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है वो डच है और फ्लेमिश इलाके में रहते हैं, और जो उसके बाद जो दूसरी भाषा बोली जाती है वो है फ्रेंच, वो इस एरिया में रहते हैं, और 40% लोग जो हैं वो फ्रेंच बोलते हैं। जो 1% लोग हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है ये भाग, ये जर्मन बोलते हैं, और उसकी जो राजधानी है ब्रुसेल्स, ये राजधानी है। यहाँ पर जो 80% लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं। देखिए यहाँ समझिए इसे, ये आपको लिख के दिया गया है, आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। जो राजधानी है उसमें 80% फ्रेंच और 20% डच बोलने वाले। ये तो आपने उसकी जातीय बनावट समझ ली कि किस भाषा के कितने लोग किस एरिया में रहते हैं। देखिए जो मेन मोटी मोटी बात हैं वो ये हैं कि 59% लोग क्या बोलते हैं इसमें? डच, और जो 40% हैं वो क्या बोलते हैं? फ्रेंच। जो 1% लोग हैं वो जर्मन बोलते हैं। चलिए अब हम बेल्जियम के बारे में जान लेते हैं कि उन्होंने सत्ता का बंटवारा किस तरह से किया हुआ है। ये वही चीज़ है कि 59% लोग फ्लेमिश इलाके में रहते हैं और डच बोलते हैं, 40% लोग वेलोनिया में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इतने 1 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में क्या क्या समस्याएं थी और उन्होंने समाधान कैसे किया। देखिए समस्या ये थी कि किस समुदाय के लोग मंत्री बनेंगे, शक्तियाँ किसके हाथ में अधिक होंगी, तो उन्होंने क्या समाधान निकाला। देखिए बहुत ध्यान से, केंद्र सरकार ने डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या को समान रखा। अगर समान नहीं रखते तो वहाँ पर रोज़ लड़ाई झगड़े होते। उन्होंने समान रख के समस्या ही ख़त्म कर दी। दूसरी, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ क्षेत्रीय सरकारों को सौंप दी। मतलब जैसा कि आप हमारे भारत में भी देखते हैं, केंद्र सरकार के पास कुछ अपने विषय हैं जिन पर वो कानून बना सकती है, राज्य के पास अपने हैं। जैसा कि हमने पिछले लेसन संघवाद में जाना था, तो यहाँ भी शक्तियों का बंटवारा केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों में किया गया है। केंद्रीय सरकार में दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। मतलब केंद्रीय सरकार में जितने मंत्री बनेंगे वो बराबर दोनों समुदायों के बराबर संख्या में होंगे। सामुदायिक सरकार का संगठन किया गया। सामुदायिक मतलब सभी धर्मों के लोग या सभी भाषाओं को बोलने वाले लोग सरकार का गठन कर रहे हैं। क्षेत्रीय और सामुदायिक सरकारों को विभिन्न मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी गई है। तो इस सब नीतियों को अपनाकर वहाँ पर जो समस्याएं खड़ी होती, सरकार ने अपना बचाव उससे किया है। ये बेल्जियम की समझदारी है। देखिए कि उसने अपने संविधान में संशोधन किए हैं। उसने 4 बार संशोधन किए हैं अपने संविधान में बेल्जियम ने, ताकि किसी व्यक्ति को ये ना लगे कि इस देश में मेरी कोई वैल्यू नहीं है। बेल्जियम मॉडल को आदर्श मानते हुए यूरोपीय देशों ने अपना मुख्यालय ब्रुसेल्स को बनाया है। एक यूरोपीय देशों का संगठन है यूरोपीय संघ, उसका मुख्यालय भी ब्रुसेल्स में है, क्योंकि वहाँ बड़ा ही शांत वातावरण है। बेल्जियम में किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कभी कोई तनाव नहीं। आपने कभी न्यूज़ में बेल्जियम के बारे में ऐसी कोई खबर नहीं सुनी होगी। चलिए, ये यूरोपीय संसद का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में।
अब हम जान लेते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका में भी देखिए अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग हैं। वहाँ पर सिंहली भाषा, श्रीलंकाई तमिल, भारतीय तमिल और मुसलमान 4 समुदायों के लोग हैं। ठीक है जी। जो सिंहली हैं वो येलो में है, मतलब ये जो आपको दिखाई दे रहा है येलो पार्ट, ये सिंहली भाषा बोलने वालों का है। उसके बाद है श्रीलंकाई तमिल, ये भाग उनका है श्रीलंकाई तमिलों का। ये जितना भी एरिया आपको ऑरेंज में दिखाई दे रहा है वो श्रीलंकाई तमिल है। उसके बाद अब भारतीय तमिल, वो ये भाग है। उसके बाद है मुसलमान, तो ये जो आपको गोले दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे से, ये मुसलमान हैं जो वहाँ पर हैं ब्राउन कलर के। ठीक है जी। फिर से हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला हमने देखा सिंहली, ये येलो पार्ट सिंहली का। फिर श्रीलंकाई तमिल, ये श्रीलंकाई तमिल हैं। फिर भारतीय तमिल, ये जो डार्क रेड कलर है वो। उसके बाद हमने देखा मुसलमान, ये जो ब्राउन कलर के छोटे छोटे से गोले हैं, ये सब मुसलमान हैं। तो यहाँ पर कितने समुदायों के लोग हैं? 4। चलिए अब हम इन सब के बारे में जानते हैं। देखिए श्रीलंका की जो कुल आबादी है उसका 74% जो जनसंख्या है वो सिंहली की है, सिंहलियों समुदाय की है। श्रीलंका में 1956 में एक कानून पास कर सिंहली को राजभाषा घोषित कर दिया गया। 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था तथा सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के आधार पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा और 1956 में उन्होंने इसी प्रभुत्व को जमाने के लिए सिंहली को राजभाषा घोषित कर दिया। अब आगे देखते हैं। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई। तमिल को राजभाषा बनाने के लिए क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने, शिक्षा और रोजगार के समान अवसरों की मांग को लेकर उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन तमिलों की आबादी कम थी इसलिए उनकी मांगों को नकारा गया। 1980 में श्रीलंका के स्वतंत्र तमिल इलम सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने और श्रीलंका के समुदाय, 2 समुदायों के बीच में बड़ा टकराव हुआ जिसने कि गृह युद्ध का रूप ले लिया। देखिए अब आपको समझ आ गया होगा कि बेल्जियम और श्रीलंका में क्या अंतर है। बेल्जियम ने समझदारी दिखाते हुए दोनों समुदायों को बराबर स्थान दिए, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या कोई निर्णय बनाना हो, कोई नई नीतियाँ बनानी हो, लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं था। वहाँ तमिल नाराज थे और शासन के बेगानेपन से परेशान थे। उन्होंने 1980 में स्वतंत्र तमिल इलम बनाने की मांग की। सिंहली और तमिलों के बीच टकराव गृह युद्ध का कारण बना। गृह युद्ध में हजारों लोग मारे गए और बेघर हुए। युद्ध का कारण देश का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में दुष्प्रभाव पड़ा। तो ये अंतर था बेल्जियम और श्रीलंका। हमने दोनों देशों को देखा। अब इन्हीं के बेस पे आपसे कुछ क्वेश्चन पुट हो रहे हैं ताकि पता चले आपको ये आ गए समझ में या नहीं। इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट सेक्शन में जाके दे सकते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए श्रीलंका में आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा किस सामाजिक समूह का है? सिंहली, तमिल, ईसाई या मुसलमान? आपको बताना है। दूसरा प्रश्न, बेल्जियम की सीमाएं किन देशों से लगती हैं? जब हमने बेल्जियम वाला भाग पढ़ा तो हमने जाना था कि उसकी सीमाएं 4 देशों से लगती हैं, आपको ये बताना है। तीसरा प्रश्न है,
1970 से 1993 के बीच बेल्जियम का संविधान कितनी बार संशोधित किया गया? मैंने आपको बोल के भी बताया है, तो आपको उसका आंसर देना है। चौथा प्रश्न, बेल्जियम की जनसंख्या कितनी है? 2 करोड़, 1 करोड़, 4 करोड़ या 3 करोड़? आपको बताना। बेल्जियम में किस जातीय समूह की आबादी सबसे अधिक है? फ्लेमिश, जर्मन, फ्रेंच या ईसाई? तो आप इन पांचों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए।